लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 शुरू किया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और उसमें पहला टॉपिक जिसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर चैप्टर 1 से ही बन रहा था, दैट वाज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, डिस्कस किया था। नाउ इट्स इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अब समझने की बात यह है कि फ्रॉम नाउ टू ऑनवर्ड पूरी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री विद स्लाइड एक्सेप्शन इक्वेशंस ही इक्वेशंस है, ठीक है ना। एक ये पहला चैप्टर था, प्योर टेबल पढ़ाना था, इसमें ऐसी बात रिएक्शंस नहीं आए। लेकिन अब जो कुछ भी हम इनऑर्गेनिक में और या ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, 5 to 10% टॉपिक हटा दें तो सब में इक्वेशंस ही भरी पड़ी हैं। इसलिए पॉइंट मेरा ये है कि इफ वी हैविंग 60 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री इन नॉर्मल एप्केट, तो उसमें 30 सेकेंड ईयर के और 30 फर्स्ट ईयर के, ये एक डिवीजन है। तो वो जो सेकेंड ईयर के 30 क्वेश्चंस हैं, चाहे आप उन्हें किसी भी कैटेगरी, न्यूमेरिकल तो है नहीं हमारे पास, तो अब या तो इंटरप्रेटिव होगा, यानी जैसे हम कहते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, या फिर फैक्चुअल होगा। उन दोनों में, कॉन्सेप्चुअल में भी फैक्चुअल में भी, जो मोर देन हाफ, यानी कि ये 15 से 20 सवाल हैं, उनका ताल्लुक रिएक्शन से है, क्योंकि रिएक्शंस के अलावा टॉपिक ही बहुत कम है। तो अब वो जो रिएक्शन से सवाल बनेगा, क्योंकि अब यहाँ से वही बात शुरू हो रही है ना, तो जरा टेक्निकल अंदाज से लाना है। थ्योरी में रिएक्शन की इक्वेशन के रट्टे लगाने हैं। जो रिएक्शन समझने वाले कॉन्सेप्चुअल हैं, आजकल ऑर्गेनिक के पढ़ रहे हैं, वो फिर भी कॉन्सेप्चुअल हैं, वो समझने हैं। जहाँ बात कॉन्सेप्चुअल की नहीं है, फैक्चुअल है, वहाँ याद करने हैं, क्योंकि यू आर सपोज टू राइट द फुल इक्वेशन इन एग्जाम। और जरा सी गलती, फॉर्मूला गलत लिख दिया, खेल खराब। तो थ्योरी सेंसिटिव है, ये सेंसिटिव इतना नहीं है। यहाँ आपको ये टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आंसर्स गिवन होंगे। यहाँ टेंशन इस बात की है कि आपने सही आंसर पहचानना, खुद नहीं लिखना है। तो इसलिए चांसेस ऑफ एरर कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर, अब जैसे हम यहाँ हमने हेडिंग डाल दी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यस वी हैव टू गो थ्रू दी रिएक्शंस, पढ़ चुके हैं आप, वो रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अब मुझे वो उस तरह से नहीं कवर कराना है जैसे थ्योरी में कराया था। मुझे आपको ये टिप्स देने हैं कि रिएक्शन की इक्वेशन से कैसे सवाल बनता है और आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दो अंदाज की क्वेश्चंस रिएक्शन से रेलेवेंट होते हैं। एक जिसका ताल्लुक उसकी इक्वेशन से है, और एक जिसका ताल्लुक उसकी डिस्क्रिप्शन से है। डिस्क्रिप्शन इसलिए ज्यादा अहम है कि वो आप थ्योरी के पेपर में उसे इग्नोर करते हैं। अगर आपको याद हो, जैसे पहले एक छोटी सी बात बता दूं, जब आप किसी भी केमिकल को प्रिपेयर करते हैं, तो उसको प्रिपेयर करने के तरीके, केमिकल तरीके जो होते हैं, वो इंडस्ट्रियल भी होते हैं और लेबोरेटरी भी होते हैं। दोनों में टेक्निकल फर्क सिर्फ इस बात का है कि इंडस्ट्री में चूंकि मेन कंसर्न पैसा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बनाई जा रही हैं, पैसा कमाने के लिए बनाई जा रही हैं, तो इसलिए सिर्फ एक ही चक्कर पे सारा खेल घूम रहा होता है कि आप ऐसे तरीके पिक करें जिनमें एक्सपेंस कम आए और प्रॉफिट ज्यादा हो। इस बात से दिलचस्पी नहीं कि वो तरीका सिंपल है या डिफिकल्ट है, शॉर्ट टाइम है या लॉन्ग टाइम है, सेफ है या डेंजरस है। तो ये सब कंसर्न, उनका कंसर्न है वह पैसा बचना चाहिए। और अमूमन जहाँ पैसा बचाया जाता है, वहाँ तकलीफ ज़्यादा होती है ना। वहाँ मैं हमेशा एक ही मिसाल देता हूँ कि अगर आपको कराची से हैदराबाद जाना है, डाइवो की बस पे बैठ के जाइए, 500 रुपये किराया लगेगा, एसी में मज़े से बैठ के जाएंगे। और अगर शहबाज कोच पे जाएंगे, छत पे बैठ के, तो 40 रुपये पहुंच जाएंगे। छत पे बैठ के जाना पड़ेगा, तकलीफ होगी, बैठेंगे तो तकलीफ होगी, काम मुश्किल हो जाएगा। जहाँ सहूलत मांगेंगे वहाँ एक्सपेंस बढ़ेंगे। तो इंडस्ट्री वाले सहूलत नहीं मांग रहे, वो पैसा बचा रहे हैं। इसलिए हम ज्यादातर, अब ये पूरे सिलेबस में बार बार आएगा, ये इंडस्ट्री मेथड, ये लेबोरेटरी मेथड, ये इंडस्ट्री में। तो आप अगर याद रख सकें इस बात को, तो आप हर जगह नोटिस करेंगे लेबोरेटरी के तरीके बड़े सिंपल होंगे, शॉर्ट टाइम्ड, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आसान। और इंडस्ट्री वाले हर तरीके में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जरूर आएगी। ज्यादातर हाई टेम्परेचर पर हो रहे हैं और डेंजरस भी हैं, और जरा लंबे चौड़े भी, उनकी डिटेल भी ज्यादा है। ये सारे खीखर जो हम करते हैं ना, इसे पैसा बचाने के लिए। इंडस्ट्री वाले तरीके महंगे होंगे लेकिन बड़े सिंपल होंगे। बस ये एक बुनियादी फर्क होगा। तो आइए इस हिसाब से देखते हैं। तो अब पहला तरीका था हमारा, अब आपको भी याद आएगा, हमारा पहला तरीका था इलेक्ट्रोलिसिस
ऑफ वाटर, जिसे ओवरऑल हम सबसे बेहतर तरीका मानते हैं हाइड्रोजन को कमर्शियली बनाने का। तो अब आपको क्या मैंने कहा दो चीजें देखनी है, एक इक्वेशन और एक डिस्क्रिप्शन। तो आपको याद आएगा हमने तो थ्योरी पढ़ाते वक्त भी वो डिस्क्रिप्शन बताई और ये कहकर बताई कि इसका ताल्लुक एमसीक्यू से है। अब अगर आप अपने थ्योरी के पेपर को कंसीडर करें, फर्ज कर लें और फास्ट ईयर पेपर्स खोलकर देखें, तो आपको नजर आएगा कि ये या इस जैसे जितने भी और प्रिपरेशन के तरीके इम्तिहान में जब भी पूछे गए हैं ना, वो क्वेश्चन में मेंशन करते हैं गिव इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब उन्होंने ऐसी लैंग्वेज लिखी है ना, तो यू नीड टू जस्ट राइट द इक्वेशन। आपको और कुछ नहीं बताना, कोई डिस्क्रिप्शन विस्क्रिप्शन नहीं देनी है, कोई लाइन कोई सेंटेंस, सिर्फ इक्वेशन। और उठा लीजिए फास्ट ईयर पेपर, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, बहुत मुश्किलों से आपको सवालात ऐसे मिलेंगे, इनऑर्गेनिक में भी मिलेंगे वो भी, जिसमें डिस्क्रिप्शन भी देनी पड़ती है। अदरवाइज खास तौर पर सवाल में इक्वेशन लिखो, एक ये तरीका आता है, एक आधी इक्वेशन देते हैं कंप्लीट करो, उसमें भी डिस्क्रिप्शन तो लिखनी नहीं है। तो इसलिए हम भी आपसे कहते थे कि आप इक्वेशन इक्वेशन याद करें, लेकिन वो जो डिस्क्रिप्शन साथ में दो तीन लाइनों की बुक में लिखी हुई है, फिर उसका क्या फायदा है? वो आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो वो जो भी पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं रिगार्डिंग द रिएक्शन, वो आते हैं मल्टीपल। जैसे मिसाल के तौर पर ये बड़ी अच्छी एग्जांपल वाला रिएक्शन, इसमें हमने क्या बातें आपको बताई। पहली बात, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है, लाइसिस का मतलब है ब्रेक करना, और इलेक्ट्रो बिजली के लिए इस्तेमाल होता है। तो बिजली की मदद से किसी चीज को तोड़ना, इलेक्ट्रोलिसिस। किस चीज को तोड़ रहे हैं? कंपाउंड को। किस चीज में तोड़ रहे हैं? उसके एलिमेंट्स में। कौन है हमारे पास इस वक्त वो कंपाउंड जिसको हम बिजली की मदद से तोड़ेंगे? वो है पानी। फॉर्मूला क्या है? H2O। टूटेगा तो क्या बनाएगा? जाहिर सी बात है, इसमें दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो अब मुसीबत की या पॉइंट्स की बात क्या लिखवाई गई थी? नंबर 1, वाटर, प्योर वाटर is bad conductor of electricity। ये पहली बात अहम। तो अब इम्तिहान में इसका एमसीक्यू कैसे आ सकता है? वाटर इज डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन हो सकते हैं गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो अब आपको याद क्या रखना है? बैड है, नॉन नहीं है। ये हम गुड कंडक्टर तो कोई भी नहीं, लेकिन बैड और नॉन में बच्चे कन्वर्ट। नॉन कंडक्टर का मतलब है बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं करता। बैड कंडक्टर का मतलब है बहुत कम करता है। गुड कंडक्टर का मतलब है बेहतरीन। और सेमी कंडक्टर का मतलब है 50% कर रहा है, 50% नहीं कर रहा। तो अब हमारा वाला है बैड कंडक्टर, बहुत मामूली सी कंडक्शन करता है। अच्छा, हम हो सकता है हमारे दिल में आए कि नहीं सर, वो जो बारिशों में बिजली जो है वो खंभों की बिजली पानी से आती है और बल्कि बंदे मर जाते हैं। कराची में तो ये नॉर्मल बात है कि बारिश का पानी जगह जगह खड़ा हो तो कहते हैं बिजली की तारें गिरी हुई हैं, मत गुजरो, करंट लगेगा, मर जाएंगे। तो अगर बिजली का बैड कंडक्टर है पानी, तो फिर डर कहाँ का? इसलिए मैंने लफ्ज लिखा है प्योर। तो जो प्योर वाटर है, जिसे डिस्टिल वाटर कहते हैं, वो बिजली का बैड कंडक्टर है। लेकिन वो पानी जो हमारी नॉर्मल लाइफ में हमसे इंटरेक्ट हो रहा है, टैप वाटर जो नलके से आ रहा है, जो मिनरल वाटर आप पी रहे हैं, या बारिश का पानी, इन सब पानियों के अंदर कुछ मिनरल्स मिले हुए होते हैं जिन्हें आप इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, और उनकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो हमारी अगली बात ही यही है कि खालिश पानी इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। अलबत्ता अगर पानी में कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जाए, कोई भी एसिड, कोई भी बेस, कोई भी सॉल्ट, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है और वो बैड से गुड कंडक्टर हो जाता है। तो आम तौर पर जो पानी हमारी लाइफ में हमसे रिलेटेड है, हम डिस्टिल वाटर तो सिवाय केमिस्ट्री की लैब के कहीं और होता ही नहीं है, इसलिए वो तो है ही नहीं। हम जो पानी नलके से आ रहा है उसमें भी मिनरल्स होते हैं। जो पानी आप पीते हैं, नेस्ले का कहते हैं मिनरल वाटर, उसका नाम ही मिनरल वाटर है, उसमें तो मिनरल्स होते ही होते हैं। इवन बारिश के पानी में मिनरल्स होते हैं, दरिया का पानी, समंदर का पानी, सब में मिनरल्स होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि डिस्टिल वाटर अगर मुझे चाहिए होता तो वो महंगा था, लेकिन मुझे तो वो पानी चाहिए जिसमें कोई मिनरल मिला हो, तो आई कैन यूज टैप वाटर, तो सस्ता पानी है। तो अब उस पानी से हम बिजली को कंडक्ट करवाएंगे। तो मेरा दूसरा पॉइंट है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे जो कौन है? एसिड, बेस और सॉल्ट।
increases the conductance of water। तो अब दूसरी बात ये हो सकती है कि पानी की कंडक्टेंस किस चीज के ऐड करने से बढ़ती है, तो एसिड, बेस और सॉल्ट। तो अब कुछ कॉमन एसिड वो भी हमें पता है, कॉमन बेस भी पता है, सॉल्ट भी पता है। तो ये भी कर सकते हैं कि हम उनका नाम लेके कह दें कि वाटर कंटेनिंग NaCl विल बी, तो आप कहेंगे गुड कंडक्टर, क्योंकि NaCl सॉल्ट है और वो पानी को कंडक्टर बनाएगा। वाटर कंटेनिंग एसिड और वाटर कंटेनिंग सॉल्युबल बेस विल इंक्रीज द कंडक्टेंस। तो ये दो बातें हम इस लिहाज से आपको लिखाते हैं कि ये MCQs के लिए। अच्छा, फिर अब इक्वेशन पर आ जाएं। तो इक्वेशन सिंपल है इसकी, वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरी और अब ये वो वाटर है जिसमें कंडक्टर, ये इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन, ये इक्वेशन है सिंपल, जिसे हम डिटेल इक्वेशन में भी लिखते हैं। और वो यूं कहते हैं कि पानी चूंकि बैड कंडक्टर है तो नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी बहुत मामूली सा आयनाइज होकर अपने आइंस बनाता है। जब हम इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो आइंस की तादाद बढ़ जाती है, इस तरह कंडक्शन बढ़ती है। अब अगर पानी के अंदर H+ और OH नेगेटिव आइंस हैं, तो हम सबको पता है जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और बिजली गुजारते हैं तो दो टर्मिनल यूज होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड का चार्ज होता है खुद का माइनस और एनोड का होता है प्लस। तो कैथोड पर जाएगा कैटाइन यानी H+ और एनोड पर जाएगा एनाइन यानी OH नेगेटिव। अच्छा, कैथोड पर कैटाइन जाकर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि अपने आप को न्यूट्रल कर सके। चूंकि H के ऊपर एक प्लस चार्ज है इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके हाइड्रोजन का एटम बनाएगा। फिर हमें याद आएगा हाइड्रोजन तो गैस की सूरत में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल बनाता है, इसलिए दो H+ को दो इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये H2 बना देगा। ये प्रोसेस जो कैथोड पर हो रहा है ये कौन सा प्रोसेस है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। अब गो के ये टॉपिक फर्स्ट ईयर के चैप्टर 7 का है, जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस को एज ए टॉपिक पढ़ते हैं और वहाँ ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशंस और ये सब बातें हैं जो जाहिर सी बात है सेकेंड ईयर में आ रही हैं तो बच्चे को पहले से पता होती हैं, लेकिन फिर भी ये पॉइंट हम याद रखेंगे। ये दोनों में, फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में भी है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में किस में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, किस में गेन हो रहा है, या इक्वेशन लिखकर हम पूछें ये ऑक्सीडेशन की इक्वेशन है या रिडक्शन की, ये सवाल भी बनते हैं ना फिर। तो अब आपने देखा जिस जिस रिएक्शन में किसी कैटाइन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, यानी जिसमें रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो रिडक्शन हो गया, और जहां प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा वो ऑक्सीडेशन होगी। और वो है OH की, उसमें क्या रिएक्शन होता है कि 4 OH एक साथ रिएक्शन करते हैं और हर एक के पास एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है प्रोडक्ट में, तो फिर क्या बनता है? यहाँ 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन है, इनकी मदद से बनता है 2 वाटर और 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि जो वाटर बनता है वो तो वाटर में ही मिल गया। असल कहानी क्या हो रही है कि एनोड पर बन रही है ऑक्सीजन गैस, जो आपकी याद रखने की बात है, कैथोड पर बन रही है हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अब चूंकि दोनों इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना चाहिए, जब यहाँ प्रोडक्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो रिएक्टेंट में भी 4 होने चाहिए, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं कि एक वक्त में 4 H+ 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और 2 हाइड्रोजन्स बनाते हैं। तो अब आपको अंदाजा हो रहा है कि अगर मैं इक्वेशन पर गौर करूं तो नजर आ रहा है कि कैथोड पर 4 H+ और एनोड पर 4 OH नेगेटिव ने रिएक्शन में हिस्सा लिया है। तो फर्स्ट इक्वेशन में भी आप ऐसे बैलेंसिंग कर सकते हैं। और अब ओवरऑल रिएक्शन लगाने के लिए हम तीनों इक्वेशंस ऐड करते हैं, तो जो चीज हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में नजर आती है उसे कैंसिल कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जब कैंसिल हुई और 4 वाटर में, जो कि रिएक्टेंट में 4 वाटर है और प्रोडक्ट में 2 वाटर है, तो 4 में से 2 माइनस किया
तो रिएक्टेंट में बचा 2 वाटर, तो वही इक्वेशन एग्जैक्टली बन गई जो ऊपर हमने दी हुई है, इसलिए हमने इसको कहा था ये डिटेल इक्वेशन है। अच्छा, अब आते हैं ये इक्वेशन वाला है ना, इम्तिहान वाले क्या करेंगे इसके साथ। अच्छा, ये थ्योरी में तो आपको रट्टे लगवाए हैं मैंने, एक बार और लिख दूं, एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो ये है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब अगर मैं सवाल बनाने पे आऊं, इससे इतने क्वेश्चंस बनते हैं जिसकी कोई हद नहीं। वही वाली बात है कि थॉरो इक्वेशन को पढ़ना समझना जरूरी है। यहाँ मैंने बता दिया कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन की 2 पॉइंट्स लिखे हैं उनसे 2 सवाल बन सकते हैं। अब यहाँ प्रोडक्ट इक्वेशन वाले हिस्से में आइए। पहले तो ये समझना है, इक्वेशन पूरी आपको नहीं लिखनी है, ये एक इत्मीनान है। तो इक्वेशन के रट्टे आपने लगाए थ्योरी के लिए, क्योंकि वहां आप ये पूरी इक्वेशन यू आर सपोज टू राइट योरसेल्फ। एमसीक्यूज में फायदे की बात क्या है, एक क्वेश्चन क्या है कि वो आपसे इक्वेशन पूछें पूरी, तो क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और वो आपसे पूछ रहे होंगे। तो अब जिसने एक दफा भी रिएक्शन को सिर्फ पढ़ा है प्रॉपरली, मैं कहता हूँ रिवाइज भी नहीं किया, तो भी उसे क्लिक कर जाएगा कि इक्वेशन कौन सी थी। 4 ऑप्शन दिए हुए। मिसाल के तौर पर ये जो इक्वेशन का एक मैं सैंपल क्वेश्चन बना रहा हूँ, ड्यूरिंग electrolysis of water, cathode reaction may be represented as। अब ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब आपका काम है ये पहचानना कि असल में रिएक्शन कौन सा था। जाहिर सी बात है यहाँ मेमोरी रिकॉल है, इक्वेशन आपको याद हो, ठीक है ना, लेकिन 4 इक्वेशन में से आपको सही वाली पहचाननी, ये है एक स्टाइल। हर रिएक्शन में ऐसा हो सकता है कि हम आपसे किसी रिएक्शन के बारे में पूछें, ऑप्शन में 4 इक्वेशन गिवन होंगी, आपको सही वाली इक्वेशन पहचाननी है। अब आपको यहाँ डॉज देने का एहतमाम क्या है, अगर कॉन्सेप्चुअल बात करूं, भाई कैथोड है तो रिडक्शन होगी, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो आखिरी ऑप्शन तो किसी सूरत में आपका जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो ऑक्सीडेशन की इक्वेशन है। हाँ, बाकी तीनों उन्होंने अपने तौर पर आपको डॉज देने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हुए हैं, तो अब आप पहचानिए। अब भाई पहली बात, हाइड्रोजन का एटम बनता जरूर है, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं है, फॉरेन मॉलिक्यूल बना देता है। अब यहाँ पर इंतहाई अजीबोगरीब अंदाज से हमने 3 हाइड्रोजन बनाने की कोशिश की है, जो कि मुनासिब इक्वेशन नहीं है। ये रिडक्शन जरूर है, लेकिन ये कैथोड पर नहीं होती, क्योंकि कोई H माइनस आयन कैथोड पर नहीं बनता। ये है, आपने पहचान ही ली असल इक्वेशन जो हमने कैथोड पर की है। ये एक स्टाइल हो गया सवाल का, जिसमें पूरी इक्वेशन आपसे पूछे। ये मैं अभी जो आपको रूल बता रहा हूँ, ये थ्रू आउट पूरे सिलेबस के लिए है। पूरे सिलेबस में अब जहां जहां इक्वेशंस आएंगी, मैं बार बार ये बात नहीं बताऊंगा, जरूर है सैंपल करवा दूंगा, लेकिन स्टाइल ये है। पहला स्टाइल, आपसे पूरी इक्वेशन पूछी जाए, इसी तरह डिस्क्रिप्टिव के फला रिएक्शन है, बताइए उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप वो अपनी इक्वेशन पिक करें। ये एक स्टाइल है। दूसरा स्टाइल क्या है, दूसरा स्टाइल ये है कि हम आपको आधी इक्वेशन देकर सिर्फ कोई एक रिएक्टेंट या कोई एक प्रोडक्ट आपसे पूछें, तो इट वुड बी लाइक दिस। ये दूसरा स्टाइल है। ड्यूरिंग electrolysis of water, oxidation takes place at anode and equation may be
represented as fill the missing प्रोडक्ट। अब इसके ऑप्शन दे दिए। अब आपको इक्वेशन याद है, अगेन वही वाली बात है, तो आप पिक कर लेंगे। अलबत्ता इसमें एक और भी है, फर्ज कर लें इक्वेशन याद नहीं है, तो इस किस्म के क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉमन सेंस भी लग सकती है कि आपको चूंकि सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ एक चीज छोड़ दी है, तो थोड़ी सी केमिस्ट्री, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करके आपको खुद भी अंदाजा हो सकता है कि जनाब आपके रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन थे। प्रोडक्ट में 4 हाइड्रोजन तो आ गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ 2 आए हैं, तो बाकी के 2 ऑक्सीजन ही तो बचे हैं, तो इसलिए सही जवाब होना चाहिए O2। तो याद है आपको तो क्विक हो जाएगा, याद नहीं है तो थोड़ा सा गौर करके भी आप जवाब निकाल सकते हैं। तो ये 2 अंदाज इक्वेशंस के साथ हमें पूरी केमिस्ट्री में मिलेंगे कि हम या तो पूरी इक्वेशन पूछें तो भी हम 4 ऑप्शंस दे रहे हैं, या हम इक्वेशन लिख कर देंगे आपको और उसकी कोई एक चीज मिसिंग कर देंगे और आप वो मिसिंग चीज हमें बता रहे होंगे। अच्छा, ये ज़्यादा वैरायटी वाला है जो पार्ट 2 है। इसमें ये भी हो सकता है कि हम एक प्रोडक्ट मिस कर दें, ये भी हो सकता है सारा प्रोडक्ट हटा दें, जो भी होगा बहरहाल वो ऑप्शंस में दिया हुआ होगा। और एक तीसरी चीज़ भी हो सकती है कि हर रिएक्शन में कोई कंडीशन चाहिए होती है, इत्तेफाक से यहाँ तो नहीं है, कोई टेम्परेचर की, कैटलिस्ट की, तो हम इक्वेशन लिखें और आपसे कहें इस रिएक्शन को हमने किस कंडीशन पे किया, या कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया, या किस टेम्परेचर, तो नीचे वो लिस्ट दी हुई होगी। अच्छा, इसमें एक बात मैं और बता दूं, टेम्परेचर्स और प्रेशर आमतौर पर तकरीबन हर दूसरे रिएक्शन में हमें चाहिए हैं। एहतियातन सारे याद कर लें, बहुत अच्छी बात है, मना नहीं करते। लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि कुछ रिएक्शंस होते हैं ऐसे जिनके टेम्परेचर और प्रेशर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको कुछ-कुछ याद आए, तो वो जो रिएक्शंस हैं जिससे रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, जिनमें ली-शेटलियर प्रिंसिपल लगता है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पर होते हैं, तो वो बड़े अहम होते हैं। वहाँ तो मैं खुद आपसे कहूँगा पक्के-पक्के याद हों। अलबत्ता जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं, उसमें हम आम तौर पर थ्योरी में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लिखकर काम चला लेते थे। तो इधर चूँकि कुछ पता नहीं होता, हमारे यहाँ कोई चीज़ आपको पता है पेपर बनाते हैं वो ख़्याल नहीं रखते, इसलिए एमसीक्यूज़ के लिए एहतियात इसी में है कि हम हर टेम्परेचर को जितना मुमकिन हो सके याद करने की कोशिश करें। क्योंकि एमसीक्यूज़ में ख़ास तौर पर ये एंटी टेस्ट वाले हैं, इंटर के बोर्ड वाले तो फिर ख़्याल कर लेते हैं, एंटी टेस्ट वाले कुछ भी पूछ सकते हैं। क्योंकि पिछले सालों में हमें कुछ ऐसा तजर्बा रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन को मैं पर्सनली पसंद नहीं करता कि इंतहाई फजूल बात है, लेकिन अब आते हैं तो इसलिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले सालों का एक्सपीरियंस ये है कि उन्होंने कांस्टेंट्स तक की वैल्यूज पूछी हैं, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए एहतियात इसमें रखी जाएगी और वो टेम्परेचर याद रखेंगे जो आपकी बुक में है। क्योंकि अगर आप मुख्तलिफ किताबें देखेंगे ना, तो बहुत सारे रिएक्शंस के टेम्परेचर्स में थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, तो वी गोना फॉलो आवर बुक, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये 2 सैंपल्स मैंने इसीलिए कराया कि मुझे आगे के रिएक्शंस में हेल्प हो जाएगी, तो बताने में आसानी रहेगी। तो आइए, ये हुआ पहले रिएक्शन की पूरी बात, यानी अब अगर मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने पूरी समरी बताऊँ तो देखें कितने सारे सवाल बन सकते हैं। एक वाटर की बैड कंडक्टर के बारे में, एक इस बात के बारे में कि पानी की कंडक्टेंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर ये जो रिएक्शंस हमने लिखा है इसमें इक्वेशन से रेलेवेंट तो मैंने आपसे बता दिया, और भी पहलू हैं, मिसाल के तौर पर ये बात कि कैथोड पर कौन-सा प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे कौन-सा प्रोडक्ट बनेगा। इक्वेशंस याद है तो ये नज़र आ रही है। ये बात कि जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जस्ट नोट दिस कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बन रहे हैं उनके मोल्स में क्या रिलेशन है, जितना ऑक्सीजन बनेगा हाइड्रोजन हमेशा उससे डबल बनेगा, ठीक है ना। और आपको ये भी याद रखना है कि गैसेस में जो मोल रेशो होता है वही वॉल्यूम रेशो होता है,
यानी यूं भी कहा जाएगा कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान ऑक्सीजन का 1 मोल बनता है तो हाइड्रोजन के 2 मोल बनते हैं, और यूं भी कहा जाएगा कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान ऑक्सीजन के 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम बनता है तो ऑक्सीजन का 2 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम बनेगा। यानी ऑक्सीजन वॉल्यूम और मोल दोनों के लिहाज से ऑक्सीजन से हाइड्रोजन मोल और वॉल्यूम दोनों के लिहाज से ऑक्सीजन से डबल बनेगा। तो ये हर पहलू को अब हमें इक्वेशन की अच्छी तरह से देखना होगा कि हम आपसे किसी भी तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। ओके, नाउ नंबर 2। अब नंबर 2 इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हम ये कहते हैं कि वैसे तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को बेहतरीन तरीका माना जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज है जिसे कल रात से पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है, और वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी को हासिल करना इंडस्ट्रीज के लेवल पर डिपेंड करता है कि आप किस इलाके में इंडस्ट्री लगा रहे हैं, और वहां से बिजली का हासिल करना या बिजली के जो रेट हैं या जो एक्सपेंस है वो कम है या ज्यादा है। तो अगर बिजली सस्ती पड़ती है आपको तो फिर ये तरीका बेहतरीन तरीका है, अगर बिजली महंगी पड़ रही है किसी वजह से तो फिर दूसरे ऑप्शंस हैं। तो इसका मतलब है जो अब हम ऑप्शंस आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं ये उस सूरत में है कि अगर आप हाइड्रोजन गैस ऐसे किसी इलाके में बना रहे हैं जहां बिजली महंगी है। तो अब ऑप्शन क्या है? स्टीम कोक प्रोसेस। अगेन वही अप्रोच होगी, एक है इक्वेशन और एक है लिटिल डिस्क्रिप्शन। तो अब इक्वेशन में आप नजर आ रहा है, लफ्ज आ रहा है कोक विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो इक्वेशन है कार्बन, स्टीम है पानी जो कि वेपर की फेज में हो। इसका इससे ही पता चल गया कि ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर है, क्योंकि स्टीम कम से कम स्टीम बनाने के लिए आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब है कम से कम ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे तो नहीं हो सकता। तो फिर ये कितने टेम्परेचर पर हो रहा है? ये हो रहा है, अब वही बात है कि एग्जैक्टली हम वही यूज करेंगे जो हमारी बुक में है, अगर हम हर टेम्परेचर को जहन में रखना चाह रहे हैं तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और क्या बन रहा है जब इसका मतलब है हम इस रिएक्शन को यूं डिस्क्राइब करते हैं कि जो कोक है इसे हम इतना गर्म करते हैं कि ये रेड हॉट हो जाता है और ये टेम्परेचर 1000 डिग्री पे पहुंचता है, और उस मौके पे जब हम पानी फेंकेंगे तो वो खुद ही स्टीम बन जाएगा। तो जैसे ही वो स्टीम कोक से टकराएगी इतने गर्म कोक से, तो ये दो चीजें बनेगी। वन ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द वाटर विल कंबाइन विद कार्बन, और पीछे रह गया H2, ये चीज बन गई। अच्छा, अब ये दोनों गैसेस हैं और दोनों एक साथ बनती हैं तो ये तो मिक्सचर बन गया। इसका मतलब है हाइड्रोजन बना तो है लेकिन टेक्निकली नहीं बन पाया क्योंकि उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है, तो आपको प्योर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। तो हम सबको याद है ये मिक्सचर जो है ये कहलाता है वाटर गैस। मशहूर मिक्सचर है क्योंकि ये खुद भी इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो ये काम का मिक्सचर है। लेकिन चूंकि हम हाइड्रोजन गैस हासिल करना चाहते हैं इसलिए हमें ये बताना पड़ेगा कि हाउ कैन वी सेपरेट हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब ये इक्वेशन देखकर फिर वही बात, हम आपसे यही इक्वेशन पूरी पूछ सकते हैं, ऑप्शन दे देंगे, या हम आपसे कहेंगे कार्बन और वाटर को हमने हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाया, बताइए प्रोडक्ट क्या बनते हैं, तो आप वो प्रोडक्ट बता सकते हैं। हम आपसे पूछ सकते हैं वाटर गैस किसको कहते हैं, इट्स अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो किसी भी कंपोजिशन में दोनों मिल जाए वाटर गैस ही कहलाएगा, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग 1 मोल ऑफ CO एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज वाटर गैस। तो अब फर्ज कर लीजिए हाइड्रोजन ज्यादा है तो हम कहेंगे ये वाटर गैस में एक्सेस ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल लीजिए, कहलाएगा फिर भी वाटर गैस ही। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज वाटर गैस। अच्छा, यही वाटर गैस एक और तरीके से भी बनती है और वो है स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। अब हाइड्रोकार्बन टेक्निकली किसे कहते हैं? उस कंपाउंड को जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो एक तो कंपाउंड नहीं है, तो पूरी अल्केन अल्कीन अल्काइन आप माशाल्लाह ऑर्गेनिक में पढ़ ही रहे हैं। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ स्टीम का रिएक्शन हो ये रिएक्शन होता है, लेकिन जाहिर सी बात है मैं आप पूरी लिस्ट तो नहीं बना सकते, तो हम सिंपल मीथेन के साथ शो करते हैं जो सबसे पहला और छोटा हाइड्रोकार्बन है। जब इसका रिएक्शन हम स्टीम से कराते हैं, अब टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है निकेल। ये दोनों बातें याद रखने वाली हो गई। और अब भी हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर मिलता है, लेकिन हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स अब 1 की जगह 3 है, तो इसे भी हम वाटर गैस ही कह देते हैं।
कह देते हैं, मैंने क्यों कहा, इसलिए कि टेक्निकली स्पीकिंग हम इसे यूं कहेंगे कि ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का 1:1 रेशियो, ये है वाटर गैस। चूंकि आपके पास 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, इसलिए इसका मतलब है आपके पास 2 मोल हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया। तो आप यूं कह दीजिए कि ये वाटर गैस और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, तो भी चलेगा। अगर आप इस बात को खास तौर पर ख्याल रखते हैं कि नहीं जी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन तो 1:1 मोल रेशियो में होनी चाहिए, तो ये कहलाएगा एक्सेस हाइड्रोजन के साथ वाटर गैस। और हम चूंकि मिक्सचर में कंपोजिशंस को इतनी अहमियत नहीं देते, इसलिए हम इसे सिर्फ वाटर गैस भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इशू की बात यह है कि इन दोनों रिएक्शन से आपने वाटर गैस बनाई, दोनों की कंडीशंस आपको याद हो गई, दोनों के इक्वेशन आपको याद हो गए। अब इसके साथ एक चीज क्या मुंसलिक थी, हम सबको याद है कि ये डिटेल के हाउ वाटर गैस कैन, हाउ हाइड्रोजन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर गैस। तो अब वो तरीके, दो तरीके थे, सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस। अब उसमें क्या याद रखने वाली बातें हैं? पहला तरीका कहलाता था लिक्विफेक्शन, जिसमें हम वाटर गैस को कूल करते हैं ताकि जब भी गैसेस को ठंडा किया जाता है तो वो लिक्विड बनती हैं अपने कंडेंसिंग पॉइंट पर या बॉइलिंग पॉइंट पर। याद रहे, जब आप किसी लिक्विड को गर्म करते हैं ताकि वो गैस बन जाए, तो ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ऐसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होकर स्टीम बना लेता है ना। वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, उस पर ये स्टीम बना लेता है। अब अगर कोई आपसे कहे स्टीम से वापस वाटर बनाना है, तो जब आप स्टीम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ठंडा करेंगे तो वो वापस लिक्विड बन जाएगी। इसका मतलब है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग हो रही है गर्म करने पर, और कंडेंसिंग हो रही है ठंडा करने पर। तो स्टीम का कंडेंसिंग टेम्परेचर जिस पर वो वापस लिक्विड बन जाए वो भी 100 है, और पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर जिस पर वो स्टीम बन जाए वो भी 100 है। तो टेक्निकली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी लिक्विड और गैस दोनों स्टेट्स में को एग्जिस्ट करता है। आप गर्म करेंगे सारा लिक्विड गैस बन जाएगा, आप ठंडा करेंगे सारी गैस लिक्विड बन जाएगी। तो बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसिंग पॉइंट हमेशा सेम होता है। तो इसलिए अब अगर हमने कहा कि हम इस वाटर गैस को ठंडा कर रहे हैं, तो हमारा कंसर्न ये है कि जिस गैस का कंडेंसिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग टेम्परेचर पहले आ जाएगा वो लिक्विड बन जाएगी और दूसरी गैस ही रहेगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -200 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाइड्रोजन का तकरीबन -260 के करीब है, टू -259 और -260 के करीब है। तो इसलिए जब आप इसे ठंडा करेंगे तो -200 तक ही बस ठंडा कीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस ही रहेगी। तो लिक्विफेक्शन के तरीके में हम क्या कह रहे हैं? कूल दी वाटर गैस टिल -200 डिग्री सेंटीग्रेड, which is boiling point ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब याद रखने की बात क्या हो गई? कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉइलिंग टेम्परेचर -200 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस टेम्परेचर पे वो लिक्विड बनकर अलग होगी। नॉर्मली यही तरीका पूरा हो जाता है, लेकिन किताब ने इसे थोड़ा सा और एडवांस बताया है, और वो ये कहा है कि नॉर्मली जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को लिक्विड बना के रिमूव करते हैं तो उसके कुछ ड्रॉपलेट्स दीवारों से चिपके रह जाते हैं, और उनके लिए फिर हम क्या करते हैं? टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ्ट, हम उसको थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेते हैं और वो उसमें डाल देते हैं, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड को एक तरह से एब्जॉर्ब करके बना लेता है ये कंपाउंड, जो कि सॉलिड होता है और दीवारों से चिपक जाता है। इसे हम, ये सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का एक, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। तो ये पूरा तरीका हो गया। तो अब हमारे याद रखने की बात क्या हो गई? कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉइलिंग टेम्परेचर या कंडेंसिंग टेम्परेचर -200 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलती है तो सोडियम फॉर्मेट बनाती है। अब ये इक्वेशन भी हमें याद हो, इसकी भी वही सूरत हाल होगी कि हम चाहेंगे तो पूरी इक्वेशन पूछ सकते हैं, हम चाहेंगे तो आपसे सिर्फ कोई एक चीज पूछ ले, बाकी इक्वेशन बता दें।
ये लिक्विफेक्शन का हो गया तरीका। दूसरा ऑप्शन हमारे पास इसी काम का क्या था, यूजिंग एक्सेस स्टीम। आपने देख लिया दोनों दफा वाटर गैस बनी है बाय यूजिंग स्टीम विद कोक और स्टीम विद हाइड्रोकार्बन। तो जो स्टीम हमने यूज किया अगर वो हम एक्सेस यूज कर दें तो क्या होगा, होगा ये कि पहले बनी थी वाटर गैस, अगर उसका रिएक्शन मजीद स्टीम से करवा दिया जाए तो अब टेम्परेचर तकरीबन 500 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होगा, और कैटलिस्ट में आयरन ऑक्साइड या कोबाल्ट ऑक्साइड, ये दो में से कोई एक यूज करेंगे। तो यहाँ और है, अच्छा हम जब स्लैश लगाते हैं तो इसका मतलब होता है मिक्सचर, इसलिए और लिखो, और दिस दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर दीजिए। तो आपको अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो नया स्टीम आया है उसका ऑक्सीजन सीओ के साथ मिलेगा तो ये सीओ को बना देगा CO2, और हाइड्रोजन पहले 1 था अब डबल हो गया। आपका इसका मतलब है आपके इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, लेकिन है तो ये भी गैस। पहले आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर था, अब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। फायदा क्या हुआ, हमने कहा फायदा ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सॉल्युबल है पानी में, सॉल्युबल इन वाटर एट हाई प्रेशर। जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है ये दोनों पानी में इनसॉल्युबल थे, लेकिन अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है ये पानी में हाई प्रेशर पर डिसॉल्व हो जाती है, तो इसे हम पानी में डिसॉल्व कर देंगे, यानी हम इस मिक्सचर को पानी में से गुजारेंगे हाई प्रेशर में, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में रह जाएगी, हाइड्रोजन बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से अब इसमें काम की बात इक्वेशन के अलावा क्या हो गई, कौन कैटेलिस्ट यूज हो रहा है, दोनों ऑप्शंस। फिर कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होती है, यस होती है, लेकिन कब, हाई टेम्परेचर पर, सॉरी हाई प्रेशर पर। लो प्रेशर पर ये पानी में डिसॉल्व नहीं होती। इस तरह अब ये टोटल 3 तरीके हो गए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, स्टीम कोक प्रोसेस, स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। स्टीम कोक और स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस का पेयर इस लिहाज से बन गया कि दोनों में वाटर गैस बनी है, और फिर हमने ये सिखाया कि वाटर गैस से कैसे हाइड्रोजन को अलग करते हैं। चौथा तरीका फिर स्टीम वाला है, और वो है स्टीम मीथेनॉल प्रोसेस। अब मीथेनॉल को हम बहुत अच्छी तरह सब जानते हैं, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल, ऑर्गेनिक में पढ़ ही रहे हैं, उसकी वजह से ये नाम अब हमारे लिए बिल्कुल भी अजनबी नहीं है। तो अब जो मिथेनॉल है उसका फॉर्मूला है CH3OH। जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं स्टीम के साथ, यानी कि वाटर एट इन गैसियस फेज, तो टेम्परेचर 250 चाहिए, और अब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर। अब इक्वेशन की अहमियत, बाकी सब बातें खुद ही कवर हो रही हैं, और मेरे ख्याल में अब और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर ही बात हो चुकी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमें हाइड्रोजन के साथ मिले तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे अलग करते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह अलग करते हैं कि इट्स सॉल्युबल इन वाटर एट हाई प्रेशर। तो ये चारों तरीकों की कॉमन बात ये थी कि इसमें हमने हाइड्रोजन को हासिल करने का जो सोर्स बनाया वो हाइड्रोजन था, मेनली पानी था। एक जगह डायरेक्ट पानी की इलेक्ट्रोलिसिस की गई, और बाकी 3 जगहों पर पानी के साथ कोक, हाइड्रोकार्बन और मिथेनॉल को इस्तेमाल किया गया। पांचवा तरीका इस लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसका स्टाइल चेंज हो गया, और वो है थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ नेचुरल गैस। अब फिर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हमें देनी है, और वो डिस्क्रिप्शन देनी है कि ये नेचुरल गैस का लफ्ज जो आ गया ये कहाँ से आ गया। भाई ये इसलिए बताया गया है कि जब आप इंडस्ट्री में कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि वो जो भी चीज़ें हम हासिल कर रहे हैं वो किन सोर्सेज से हासिल हो रही हैं। तो अब नेचुरल गैस तो सबको पता है ना, हमारे मुल्क में निकली है सुई के मुकाम पर, तो वो इस हिसाब से सुई गैस कहलाती है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया में उसका नाम नेचुरल गैस है। अच्छा, ये नेचुरल गैस के बारे में पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि नेचुरल गैस कंटेन्स अप टू 94% मीथेन। तो अब अगर आप याद रख पाए
तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से निकलने वाली नेचुरल गैस की कंपोजिशन में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है। नॉर्मली जो मीथेन है वो नेचुरल गैस में 80 से 94% तक होती है, यानी कम से कम 80 और ज्यादा से ज्यादा 94, इसलिए मैंने लिखा अप टू 94%। बाकी 20% से 6% जो बचता है वो क्या है? वो है बाकी हाइड्रोकार्बन्स लाइक इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस भी होती है, लेकिन बहुत ही मामूली ट्रेसेस में। तो नेचुरल गैस कंटेन्स अप टू 94% मीथेन एंड ऑल्सो contains ethane, propane एंड ब्यूटेन। तो अब चूंकि डोमिनेटिंग मीथेन है, इसलिए तरीका ये है कि जब किसी रिएक्शन में नेचुरल गैस का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो उससे मुराद ली जाती है मीथेन। अच्छा, अब अगर आप थर्मल डिकम्पोजिशन को समझ पाए तो ये है हीट की मदद से किसी भी कंपाउंड को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना, यानी एलिमेंट्स में तोड़ना। तो एकदम से क्लिक करना चाहिए कि ये क्रैकिंग का दूसरा नाम है। और आप ऑलरेडी ऑर्गेनिक में जिन्होंने सिक्स चैप्टर पढ़ा हुआ है, कम से कम जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उन्होंने तो पढ़ा हुआ है, उन्होंने टॉपिक भी पढ़ा था और उसमें ये बात आई थी कि हर यानी मीथेन की क्रैकिंग करके इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सबकी क्रैकिंग करके हमें हाइड्रोजन मिलता है। तो अब हम हर एक की तो इक्वेशन नहीं लिख सकते ना, इसलिए हमने पिक किया कि मीथेन से हम शो कर देते हैं क्या बना। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग जब आप नेचुरल गैस की थर्मल डिकम्पोजिशन करें तो उसमें मौजूद मीथेन से भी हाइड्रोजन बनेगी, इथेन से भी बनेगी, प्रोपेन से भी बनेगी, ब्यूटेन से भी बनेगी। तो अब वो रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शन बड़ा सिंपल है। अगर हम मीथेन से शो करें तो जो टेम्परेचर नॉर्मली इस काम के लिए हम देते हैं वो है 700 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस पे कार्बन एक तरफ और हाइड्रोजन एक तरफ हो जाता है। तो अब कार्बन चूंकि सॉलिड है और हाइड्रोजन चूंकि गैस है, इसलिए मिक्सिंग विक्सिंग का कोई टेंशन नहीं है, गैस आराम से अलग होगी, पीछे सॉलिड वैसे ही पड़ा रहेगा। ये सॉलिड है कोक, शुरू में भी तस्करा आया, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो अब हमने पहले छोटी सी बात बता दी, नेचुरल गैस किसे कहते हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्वेशन की वही इंपॉर्टेंस है जो पहले भी आ चुकी, या तो पूरी इक्वेशन आपसे पूछेंगे या इसका कोई एक हिस्सा पूछ लेंगे, और वो फॉर्मेट मैंने आपको बताया। और अब इस कोक के बारे में चंद बातें किताब ने लिखी हुई हैं, तो इसलिए ये भी ब्लैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आनी चाहिए। कोक कौन? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इसकी क्या अहमियत है? तो इसकी अहमियत ये है कि इसको हम कोक भी कहते हैं और इसको हम कार्बन ब्लैक भी कहते हैं। और अब इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये है बाय प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। पहली बात तो ये हो गई कि ये हमारी डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन का बाय प्रोडक्ट है। इसके यूजेस, ये इस्तेमाल हो रहा है रबर इंडस्ट्री में, स्पेशली एज फिलर फॉर टायर्स। जो हमारे टायर बनते हैं मुख्तलिफ व्हीकल्स के लिए, उसमें एज ए फिलर के इस्तेमाल होता है। एक दफ़ा हमने प्लास्टिक्स में इसका तस्करा किया था। फिलर आमतौर पर उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो हम अपने प्रोडक्ट में ऐड करते हैं ताकि उनका वेट बढ़ा सकें और मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ा सकें। अच्छा, ये एक इस्तेमाल हो गया। इसके अलावा हम इसे इस्तेमाल करते हैं एज ए पिगमेंट फॉर इंक्स एंड पेंट्स। याद आएगा आपको, पेंट में भी हमने इसका तस्करा किया था। ये प्लास्टिक्स बनाने में इस्तेमाल होता है, ये टाइपराइटर रिबन में इस्तेमाल होता है, और ये कार्बन पेपर बनाने में भी इस्तेमाल होता है।
अच्छा, ये वो बातें हैं जो यहाँ बुक ने लिखी हैं, इसलिए हमने यहाँ कोट की, लेकिन एक इंतहाई अहम बात और भी है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है फॉर इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होता है, यानी खुद रिड्यूस होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरों को रिड्यूस करता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो अब आपकी ये बात पूरी हो गई। आखिरी तरीका नंबर 6, और वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन है, और वो है अमोनिया की। अच्छा, अब अमोनिया की थर्मल डिकम्पोजिशन जो है, उसकी इक्वेशन ये है कि अमोनिया को तकरीबन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं आयरन कैटेलिस्ट की मौजूदगी पे और लो प्रेशर पर, तो वो बनाता है। अच्छा, इसलिए की खास बात यह है कि हम सबको याद आएगा ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और फर्स्ट ईयर में ली शेटलियर प्रिंसिपल वाले टॉपिक में हमने इसको बड़ी तफसील से पढ़ा था। उस वक्त कंसर्न ये था कि इसका रिवर्स वाला रिएक्शन पढ़ते थे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अमोनिया बनाते हैं, तो कंडीशंस बिल्कुल रिवर्स थी, सिर्फ कैटलिस्ट सेम था, वो आयरन ही है। लेकिन उस वक्त हम प्रेशर हाई देते हैं, तकरीबन 400 से 1000। अब तो ये नॉर्मल प्रेशर पे हो रहा है, और टेम्परेचर लो रखते हैं तकरीबन 400 का, अब हमने वो बढ़ा दिया। तो अगर हम टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई रखें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि अमोनिया टूटे और वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना दे तो दीज आर दी कंडीशंस। अच्छा, अब इसमें फिर वही इशू है कि ये दोनों चीजें मौजूद हैं जो कि गैसेस हैं, तो इनका मिक्सचर है, तो हम हाइड्रोजन का प्योर सैंपल कैसे अलग करेंगे? तो यहाँ वही लिक्विफिकेशन वाला तरीका है। नाइट्रोजन बिकम्स liquid at -196 degree centigrade and can be separated. तो इसका मतलब ये हो गया कि दो जगह पर आपने ये कहानी इस्तेमाल की है ऑफ लिक्विफिकेशन, जिसमें गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट आया है, तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड का याद हो जाए -200, और एक नाइट्रोजन का याद हो जाए -196। तो अब ये पूरे 6 तरीके हो गए, और मैंने चूंकि ये पहला एक्सपोजर था इक्वेशंस का, इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं हर एंगल से बात को बताऊं। अब जैसी बात है, जब ये आप यूज्ड टू होते जाएंगे इन बातों के, तो फिर शायद हमें इतनी तफसील की जरूरत ना पड़े, हमें खुद अंदाजा होगा कि क्या करना है। और दूसरा काम क्या होगा, अब ये तो अभी फिलहाल दो एक सवाल ऐसे ही बनाकर मैंने बता दिए, इसकी भी हम इसी तरह सैंपल क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस कराएंगे, तो हमें और भी अच्छी तरह अंदाजा होगा। लेकिन ये बात तय है, ये है फुल डिस्क्रिप्टिव। ये सारी बातें अपनी जगह पर जो मैंने आपसे कर दी, ये सिर्फ इस बात को बताने के लिए कर दी कि कोई लाइन मिस मत कीजिए, हर चीज को गौर से देखिए, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन है ये सब फैक्चुअल, याद रखने वाली बात है। यहाँ आपकी समझ, आपका कॉन्सेप्ट शायद आपको इतनी हेल्प ना दे जितना आपकी मेमोरी आपको हेल्प दे। ये पोर्शन किताब में इनऑर्गेनिक वाले हिस्से में बार बार कह रहा हूँ ज्यादा है, बाकी जगहों पर इतना नहीं है। और चूंकि बहुत वाजे तौर पर ये इंस्ट्रक्शंस हमें पिछले 2-3 सालों से आ रही हैं, जब से ये 60 सवाल वाला हिसाब हुआ है केमिस्ट्री का, कि क्वेश्चंस में हम मेमोरी रिकॉल क्वेश्चंस की तादाद 50% से ज्यादा है। न्यूमेरिकल वाला पोर्शन केमिस्ट्री के लिए और कॉन्सेप्चुअल रिमेनिंग 50% है, इसलिए ऐसे सवालों पर बड़ी तवज्जो, क्योंकि उसकी वजह है बड़ी सिंपल ना। फर्स्ट ईयर में भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनमें फैक्चुअल नॉलेज है, सेकेंड ईयर तो आपको नजर आ ही रहा है। अब जो बाकी चीजें हैं, सिर्फ फर्स्ट कर लें कॉन्सेप्चुअल, इनऑर्गेनिक में इतनी चीजें है ही नहीं। कॉन्सेप्चुअल फर्स्ट ईयर में है, ऑर्गेनिक में है। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल पूरी सेकेंड ईयर में कहीं नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ईयर में है। तो जाहिर सी बात है, न्यूमेरिकल वाला और कॉन्सेप्चुअल पार्ट वाले क्वेश्चंस हमारी केमिस्ट्री वाले हिस्से में थोड़े कम होंगे। जो चीज पूरी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में छाई हुई है, फॉर्म फैक्चुअल नॉलेज, उसका हिस्सा ज्यादा होगा। तो इसलिए जरा तवज्जो ज्यादा बने। अब ये टॉपिक नंबर 2 खत्म हुआ हमारे चैप्टर ऑफ हाइड्रोजन का। अब इसके बाद एक छोटा सा माइनर सा टॉपिक है जो है ही शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस का, तो उसमें से एमसीक्यूज का भी मवाद बनता है, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक
molecular and nascent hydrogen. Well, these are the three options of hydrogens which could be available for us for which could be available for us for reactions of hydrogen. हाइड्रोजन जब किसी चीज से रिएक्शन करता है तो वो रिएक्शन कहलाता है रिडक्शन. एक आइकॉन है रिएक्शंस में ना, रिडक्शन ऑफ द फला चीज. तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके कोई भी चीज रिड्यूस हो जाती है. तो हाइड्रोजन के रिएक्शन माशाल्लाह बहुत सारे हैं. तकरीबन हर चीज हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है. तो जब हाइड्रोजन के रिएक्शंस बहुत सारे हैं तो हमें इस बात पर गौर करना पड़ता है कि जब हम मुख्तलिफ प्रोसेस में किसी चीज को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं तो व्हाट आर दी ऑप्शंस वी हैव. कैसा हाइड्रोजन और कहाँ से वो हाइड्रोजन हासिल करते हैं जिसे रिएक्शन में यूज करेंगे. तो एक हमने ऑप्शन आपको दिया एटॉमिक, जिसका मतलब है हाइड्रोजन इन एटॉमिक फॉर्म, सिंपल एच. एक ऑप्शन आपके पास है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल विच इज H2. ये हाइड्रोजन के दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं. और तीसरा ऑप्शन हम आपको जो दे रहे हैं वो भी हाइड्रोजन का एटम ही है, लेकिन उसे हासिल करने का स्टाइल डिफरेंट होने की वजह से इसको अलग नाम दिया गया है और उसे हम इस सिंबल से जाहिर करते हैं. अब ये तीनों के बारे में हम आपको बताएंगे. दैट वुड बी आवर कमिंग टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम. और साथ ही हमारा अगली क्लास में चूंकि ये टॉपिक छोटा है इसलिए खत्म हो जाएगा, तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन को भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो अब सारिम ने हाथ खड़ा किया. जी बेटा बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं. जी बेटा सारे. सर जी सर, ये आखिरी चीज क्या लिखी हुई है मोलिकुलर के बाद? नासेंट. नेसेंट. नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न. NASCENT. ठीक है. हम इसके बाद इंशाल्लाह हाँ. पूरी तफसील के साथ, तो कोई इशू नहीं रहेगा. ठीक है. ओके. तो अब यहाँ से इंशाल्लाह आपको ये सब स्लाइड्स मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ और फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.